गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि इसका एक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या सापेक्ष विन्यास क्या होता है। आज हम उसका नेक्स्ट दूसरा वाला देखेंगे, वो क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास, है ना। तो जनरली हम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो हम देखेंगे आज के वीडियो में निरपेक्ष विन्यास या तो निरपेक्ष विन्यास में क्या होता है, सापेक्ष विन्यास क्या होता था कि हम एक कार्बन को या किसी भी एक कंपाउंड के विन्यास को बेस मानकर और कंपाउंड्स का विन्यास निकाल रहे थे। लेकिन जो निरपेक्ष विन्यास होता है वो किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास होता है या रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो निरपेक्ष विन्यास को जनरली हम क्या कह सकते हैं, रियल कॉन्फ़िगरेशन या वास्तविक विन्यास भी कह सकते हैं। रियल कॉन्फ़िगरेशन या वास्तविक विन्यास भी कहते हैं। तो ये यौगिक का क्या होता है, रियल कॉन्फ़िगरेशन या वास्तविक विन्यास होता है। तो इस विन्यास को हम जनरली निकालते कैसे कि कोई भी कंपाउंड हमें फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा हो या फिर बेस फॉर्मूले में दे रखा हो, उसका हमें क्या निकालना होता है, निरपेक्ष विन्यास। तो जनरली निरपेक्ष विन्यास को किस तरीके से शो करते हैं, आर या एस से शो करते हैं ना। तो निरपेक्ष विन्यास को किससे शो करते हैं हम, आर या एस, कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको। तो आर का मतलब, ये दोनों ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, इसका मतलब आर का मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज के लिए हम क्या शो करेंगे, आर। और एस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम यूज क्या करते हैं, कुछ रूल्स हैं जो CIP रूल का यूज करते हैं। CIP का हम सीक्वेंस रूल यूज करते हैं ना। तो इसके लिए जो फर्स्ट रूल क्या है, CIP ने कुछ रूल्स दिए, CIP रूल्स यूज करते हैं। CIP का मतलब क्या होता है, कान, आई का मतलब, ये तीनों CIP फर्स्ट लेटर है तीन साइंटिस्ट के, कॉन, इंगलॉन्ग, इंगोल्ड और प्रिलॉन्ग। ये तीन साइंटिस्ट थे, कॉन, इंगोल्ड और प्रिलॉन्ग। तो ये तीनों से इन्होंने कुछ रूल सेट किए थे, क्या निकालने के लिए, किसी भी कंपाउंड का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, है ना। तो इनका फर्स्ट रूल क्या था, सीक्वेंस रूल, कि हम क्या कोई भी कंपाउंड का विन्यास क्या निकालने से पहले क्या करेंगे, उस कंपाउंड से या उस कार्बन से, जैसे जनरली कोई एक कंपाउंड हमें ये दे दिया गया है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3 और H, ये किरेल सेंटर हमेशा प्रकाशिक समयावधि का ही हम निकालते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो प्रकाशिक समयावधि क्या होते हैं, जनरली वो कार्बन जो एक दूसरे के क्या नहीं होते, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। जनरली क्या होता है, उनमें किरेल सेंटर होता है। तो ये वाला कार्बन क्या है, किरेल कार्बन है। तो इस किरेल कार्बन से जुड़े हुए सारे ग्रुप्स का, चारों ग्रुप्स का हम क्या करेंगे, पहले सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उनका नंबर, उनकी प्रायोरिटीज देंगे, है ना, या उनकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है। ये किस पर डिपेंड करता है, इनका फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, जिसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी
फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, मतलब एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं या अनुक्रम करते हैं ना। तो अब इसमें इन चारों ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक किसका सबसे ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे ज्यादा किसका है? हैलोजन ग्रुप्स का सबसे ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा। और हैलोजन ग्रुप में भी क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा किसका है? ब्रोमीन का है। तो ब्रोमीन को मैं क्या करूंगी? 1 नंबर दे दूंगी। फिर ब्रोमीन के बाद में सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का है। तो क्लोरीन को क्या करूंगी? 2 नंबर दे दूंगी। और उसके बाद में किसका है? कार्बन का है। तो कार्बन को मैं 3 नंबर दे दूंगी। और उसके बाद में किसका है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन को मैं क्या करूंगी? 4 नंबर दे दूंगी, है ना। तो इस तरीके से एक रूल तो ये हो गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर इस तरीके से किरेल सेंटर से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स क्या हो? ऐसे हो जो एक दूसरे, जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो, मतलब क्या हो? आइसोटोपिक या समस्थानिक हो, समस्थानिक या आइसोटोप्स हो। तो किस हिसाब से उसकी नंबरिंग करेंगे? हम नंबरिंग उसके एटॉमिक मास के हिसाब से करते हैं या परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से करेंगे। द्रव्यमान के हिसाब से नंबरिंग देंगे। जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको पहला नंबर देंगे। जैसे अब इसमें देखते हैं, पहले तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसको नंबरिंग दे दो। तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन में सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पर किसका है? कार्बन का। फिर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में से दोनों के परमाणु क्रमांक सेम है। अब परमाणु क्रमांक सेम है तो हम क्या देखेंगे? इनका परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, है ना। तो इनका परमाणु क्रमांक तो जनरली तीनों का क्या होता है? 111 होता है। लेकिन अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है और ट्राइटेनियम का 3 होता है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का तो परमाणु द्रव्यमान 1 है और ड्यूटेरियम का 2 है। तो अगर हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है उसको हम नेक्स्ट नंबर देंगे। जैसे 1, 2, अब परमाणु क्रमांक ड्यूटेरियम का ज्यादा है तो इसको 3 नंबर दे दिया और फिर चौथा नंबर हाइड्रोजन को मिल गया। इस तरीके से पहले तो हम क्या देखेंगे? परमाणु क्रमांक के हिसाब से नंबरिंग देखेंगे। और जब परमाणु क्रमांक सेम हो तो हम उसका क्या देखेंगे? परमाणु द्रव्यमान देखेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3 कि अगर कोई यौगिक इस तरीके का हो जिसमें क्या हो? 2 कार्बन के परमाणु क्रमांक सेम हो, है ना, और वो समस्थानिक भी ना हो, परमाणु क्रमांक भी सेम हो और समस्थानिक भी नहीं हो, सेम हो, है ना। तो पहले तो हम सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन में किसका है? ब्रोमीन का है। फिर दूसरा नंबर किसका आएगा? क्लोरीन का आएगा। तीसरा नंबर कार्बन का आएगा। लेकिन इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और दोनों के समस्थानिक भी सेम है। तो हम क्या करते हैं कि जब पहले वाला ग्रुप या एटम सेम हो तो उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम देखते हैं, है ना। तो अब इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम क्या है? हाइड्रोजन है। और इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम क्या है? कार्बन है ना। तो जिस नेक्स्ट एटम देखने के बाद जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है नेक्स्ट एटम में, उसको हम क्या करते हैं? हाईएस्ट, उन दोनों में से पहला नंबर देते हैं। तो अब इसमें कार्बन के बाद कार्बन है और इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में से परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है? कार्बन का ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको क्या करूंगी मैं? 3 नंबर दे दूंगी और फिर लास्ट में बचा उसको 4 नंबर दे दूंगी। अब ये तीनों हमारे पास क्या हो गए? 3 रूल हो गए। अगर ऐसा हो कि कभी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, कार्बन से जुड़ा हुआ अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा हुआ हो एक में और ट्रिपल बॉन्डेड जुड़ा हुआ हो, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पहले किसको कंसीडर करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि वो उसका 3 गुना कर लेते हैं। जितने भी बॉन्ड हो उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 गुना कर देंगे उसके,
एटॉमिक नंबर को और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 3 गुना कर देंगे। तो सिंपली इस तरीके से पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग तो हमने कर ली कि जिस तरीके से रियल कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप्स के हमने उनके परमाणु क्रमांक और CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 नंबर से 4 नंबर की ओर चलेंगे, है ना। अगर क्या हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, 1 नंबर से 4 नंबर की ओर चलेंगे। तो तीनों में क्या करें, पहले 1 नंबर से 4 नंबर की ओर जा रही हूँ मैं। 1 और जाना किस तरफ से है, उसी तरीके से जाना है, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो पहले 1, फिर 2 के पास जाओगे, फिर जनरली 3 के पास जाओगे, है ना। तो पहले ये हो गया, फिर इसमें कैसे देखते हो, 1 2 3 और 4 इस तरीके से। इसमें देखो 1 2 3 और 4 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 1 से 4 की तरफ गोला घुमाएंगे। अब जब अगर क्लॉकवाइज, फिर देखना क्या है हमें कि गोला किस तरीके से घूम रहा है ना। तो अब इसमें तो गोला किस तरह, 2 तरीके से घूम सकता है। 2 तरीका से क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है क्लॉकवाइज, जिस तरीके से हमारी क्लॉक घूमती है ना, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या हो सकता है, इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी क्लॉक नहीं घूमती है उसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एक तो घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो जब अब इस तरफ जा रहा है हमारा, तो घड़ी की सुई हमेशा इसी तरफ जाती है, इस तरीके से जाती है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको एस नाम देंगे। तो क्लॉकवाइज के लिए हम आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। तो इस तरफ कौन सा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको क्या नाम दे देती हूँ, आर नाम दे देती हूँ। अब इस तरफ कौन सा घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको भी क्या नाम दो, आर नाम दे दो। इसको देखोगे तो ये किस तरीके से घूम रहा है, 1 2, जनरली ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको भी क्या करोगे, आर नाम दे दोगे। अब जब आर नंबरिंग कर दी तो उसके बाद क्या देखोगे, 4th प्रायोरिटी का ग्रुप देखोगे कि जो चौथा नंबर आ रहा है वो वाला ग्रुप कहाँ स्थित है। जो चौथे नंबर वाला ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा पर स्थित है, इस वाली रेखा पर स्थित है, तो हम जो भी हमारा विन्यास आता है उसका उल्टा कर देंगे। अगर यहाँ स्थित है, अगर 4th प्रायोरिटी का ग्रुप अगर सबसे कम प्रायिकता का ग्रुप क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो विन्यास को उल्टा कर देते हैं। तो जो भी हमारा विन्यास आता है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा। तब 4th प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन कहाँ स्थित है, क्षैतिज रेखा पर स्थित है। इसमें भी हाइड्रोजन कहाँ स्थित है, 4th प्रायोरिटी का हाइड्रोजन है, क्षैतिज रेखा पर स्थित है। इसमें 4th प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, CS3, और वो कहाँ स्थित है, हॉरिजॉन्टल रेखा पर स्थित है। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेखा पर स्थित है तो विन्यास को हम क्या रखेंगे, सेम विन्यास रखेंगे, है ना। तो इसका निरपेक्ष विन्यास क्या होगा, इसका आर का आर ही रहेगा, क्योंकि ये जो 4th प्रायोरिटी का ग्रुप है वो किस रेखा पर स्थित है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, तो विन्यास सेम रहेगा। और ये किस रेखा पर स्थित है, क्षैतिज रेखा पर स्थित है, तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये भी क्षैतिज रेखा पर स्थित है तो आर का एस हो जाएगा। जो सबसे कम प्रायोरिटी का ग्रुप अगर क्षैतिज रेखा पर स्थित है तो जो विन्यास आता है उसका उल्टा कर देते हैं, आर का एस कर देंगे, आर का एस, और एस उसका रियल विन्यास होगा। और अगर चौथा नंबर वाला ग्रुप कहाँ स्थित है, वर्टिकल रेखा पर स्थित है, तो वो विन्यास क्या रहेगा, आर आया तो आर ही रहेगा। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का क्या निकालते हैं, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन निकालते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम करके देखते हैं।
कुछ और यौगिकों के हम क्या निकालते हैं, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखते हैं। तो पहले मैं कंपाउंड्स लिख लेती हूँ कुछ जिनके हमें क्या निकालने हो, आर और एस विन्यास निकालने। एच अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ यौगिक दिए हुए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, आर या एस विन्यास निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला नियम क्या है, सीआईपी के अकॉर्डिंग सब किरेल सेंटर से जुड़े हुए इन चारों ग्रुप्स की क्या कर दूं मैं, नंबरिंग कर दूं या प्रायोरिटीज दे दूं। तो नंबरिंग हम किस हिसाब से देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा उसको फर्स्ट नंबरिंग और जिसका कम होगा उसको कम नंबरिंग। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3 और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है, ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का होगा, तो ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर दे दूंगी। दूसरा परमाणु क्रमांक ब्रोमीन के बाद किसका है, क्लोरीन का है, फिर क्लोरीन के बाद किसका है, कार्बन का है, और कार्बन के बाद किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इस तरीके से मैंने जिनके परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको कम के ज्यादा से कम के हिसाब से नंबरिंग दे दी। सबसे ज्यादा ब्रोमीन का है तो इसको 1 नंबरिंग, फिर क्लोरीन का है तो उसको 2 नंबरिंग, फिर CH3 का है तो इसको 3 नंबरिंग, और फिर हाइड्रोजन का है तो उसको 4 नंबरिंग। इसी तरीके से इनकी भी क्या करती हूँ, नंबरिंग कर देती हूँ। जैसे पहले क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन में से और हाइड्रोजन में से किसका है, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। अब फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक किसका सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन वाले को क्या दे दूं, फर्स्ट नंबर दे दूं। फिर दूसरे में ग्रुप देखते हैं, तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो पहला एटम दोनों में सेम है। जब पहला एटम सेम हो दोनों ग्रुप्स का तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाला एटम देखते हैं। तो इसमें सेकंड एटम क्या है, ब्रोमीन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को छोड़ के हम क्या देखते हैं, सेकंड एटम देखते हैं। तो इसमें सेकंड एटम क्या है, ब्रोमीन है, और इसमें सेकंड एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होता है, ब्रोमीन का ज्यादा होता है, तो इसको मैं क्या करूं, 2 नंबर दे दूंगी। फिर तीसरा नंबर किसको दूंगी, ऑक्सीजन वाले कार्बन को, फिर चौथा नंबर हाइड्रोजन को। इसी तरीके से इनकी भी नंबरिंग कर लेती हूँ। नाइट्रोजन और कार्बन में से परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है, और एक है क्लोरीन, तो क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन में सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन को फर्स्ट नंबर दे देती हूँ। फिर नाइट्रोजन और कार्बन में किसका होगा, नाइट्रोजन का। अब दोनों फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसमें कार्बन कार्बन दोनों फर्स्ट एटम सेम है, तो हम क्या देखेंगे, सेकंड एटम देखेंगे। तो फर्स्ट एटम के बाद इसमें सेकंड एटम क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें सेकंड एटम क्या है, दूसरा कार्बन ही है, क्योंकि C2H5 है, इसमें दूसरा कार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से जो विन्यास है, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होता है, कार्बन का, तो इसको तीसरा नंबर दे दूंगी, इसको चौथा नंबर दे दूंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ये वाला, है ना, तो इसमें क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन और कार्बन है। तो नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का, तो 1 नंबर दे दूंगी। फिर देखूंगी कि इसमें किसका है, 2 इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इस कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम देखते हैं। नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, 2, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये तो सेम है। फिर नेक्स्ट एटम क्या है, लास्ट वाला, इधर डिफरेंट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है और इधर एथिलीन है।
है ना। तो एथिलीन क्या होता है, C2H5 होता है, उसमें कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा होता है, कार्बन का। तो जो ये वाला है एथिलीन COOET, इसको क्या करूंगी, सेकंड नंबर दे दूंगी, फिर इसको थर्ड दे दूंगी और इसको फोर्थ दे दूंगी। इस तरीके से हम क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, परमाणु क्रमांक या CIP रूल के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग कर दी। अब क्या करना है हमें, दूसरा रूल क्या है कि जो 1 से 4 नंबर की तरफ गोला घुमाना है ना, हमेशा इस तरीके से घुमाना है, 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4 इस तरीके से गोला घुमा। अब गोला घूमने पर ये किस तरीके से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह से नहीं घूम रहा है, घड़ी के बिल्कुल अपोजिट घूम रहा है। घड़ी इस तरीके से घूमती है और ये गोला इस तरीके से घूम रहा है। तो इसको जो घड़ी की दिशा में घूमता है उसको R देते हैं, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है उसको S। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसको क्या बोलूंगी मैं, S विन्यास। इसमें 1 2 3 4 ये भी जनरली किस तरीके से घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है। घड़ी इस तरीके से घूमती है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको भी S दे दूंगी विन्यास। अब इसमें देखते हैं 1 2 3, ये भी जनरली किस डायरेक्शन में घूम रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको भी मैं S विन्यास दूंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा 1 2 3, ये भी किस तरीके से घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी के बिल्कुल अपोजिट, तो इसको भी क्या लिखूंगी मैं, S लिखूंगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें ये किस तरीके से घूम रहा है, 1 से हमें 2 की तरफ जाना है, तो 1 से 2 की तरफ किस तरीके से जाऊंगी, 1 2 3 इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से जाऊंगी। तो ये किस तरीके से घूम रहा है, घड़ी इस तरीके से घूमती है और ये किस तरीके से घूम रहा है, बिल्कुल अपोजिट घूम रहा है, तो ये वाला विन्यास भी क्या होगा, S विन्यास। तो इन सबके विन्यास क्या हो गए, S, ये काल्पनिक विन्यास है। अब थर्ड नंबर क्या है हमारा, कि हम देखेंगे फोर्थ वाला ग्रुप, कि जो चौथा ग्रुप है या चौथे नंबर का ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है। अगर क्षैतिज रेखा में प्रेजेंट है तो हम जो भी विन्यास हमारा आया उसका उल्टा कर देंगे, और अगर खड़ी या ऊर्ध्वाधर रेखा पे वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो हम वैसा का वैसा रहने देंगे। तो अब देखते हैं फोर्थ प्रायोरिटी का हाइड्रोजन है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, S विन्यास ही हो जाएगा। अब दूसरा इसमें देखते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन फोर्थ नंबर का हाइड्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रेजेंट है, तो जो विन्यास आएगा क्या हो गया, S का क्या हो गया, R विन्यास। तो इस वाले कंपाउंड का विन्यास क्या होगा, R होगा। फिर नेक्स्ट इस वाले का देखते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन या फोर्थ नंबर का ग्रुप है वो किस लाइन पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल रेखा पर, तो R का क्या हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा, R विन्यास हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का रियल विन्यास क्या है, R, इसका रियल विन्यास R और इसका रियल विन्यास S। अब इसमें देखते हैं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, CH3 है। तो CH3 जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसके को ये कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिकल रेखा पर। वर्टिकल रेखा पर अगर कोई प्रेजेंट हो तो उसका विन्यास हम क्या रहने देते हैं, वैसा ही रहने देते हैं, तो इसका S का S रह जाएगा। इसमें देखेंगे फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा में प्रेजेंट है, तो इस S का क्या कर देंगे हम, अपोजिट, तो इसका रियल विन्यास क्या होगा, R। तो इस तरीके से हम किसी भी बहुत सारे कंपाउंड्स या जो प्रकाशीय ऑप्टिकल आइसोमर्स है उनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या R या S कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।